नमस्कार। कक्षा 12वीं डियर स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान के चौथे चैप्टर मनोभाव एवं पूर्वग्रह में आज हम बात करेंगे मनोभाव परिवर्तन की रीतियां और मनोभाव परिवर्तन में अवरोध की। दोस्तों, हमने मनोभाव के गठन में देखा कि मनोभाव संपादित है, यानी कि अनुभव, शिक्षा, सामाजिकरण, समूह, प्रचार, समूह माध्यम आदि द्वारा मनोभावों का गठन होता है और वे दृढ़ बनते हैं। किंतु मनोभाव विधायक भी हो सकते हैं और निषेधक भी। तो कुछ निषेधक मनोभाव जो होते हैं वह व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या विश्व को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं और इसीलिए ऐसे निषेधक मनोभावों को गठित होने से रोकना या उनमें परिवर्तन करना आवश्यक है। वैसे निषेधक मनोभावों को परिवर्तन करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निषेधक मनोभावों में परिवर्तन किया गया है। तो हम समझेंगे मनोभावों में परिवर्तन की कौन सी रीतियां हैं, कैसे मनोभावों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मनोभाव परिवर्तन की 4 रीतियां हैं: शिक्षा, प्रचार, समूह चर्चा और कानून। इन 4 रीतियों से हम मनोभावों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की, कि शिक्षा के माध्यम से कैसे मनोभावों में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, शिक्षा अर्थात अनुभव तथा अभ्यास या प्रयत्न के कारण व्यवहार में होने वाला हमेशा के लिए सापेक्ष परिवर्तन। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह शिक्षा प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, वह मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा हो या सामाजिकरण द्वारा होने वाली शिक्षा हो, इनसे मनोभाव में परिवर्तन आता है। उदाहरण स्वरूप बात करें तो पहले परंपरागत रीति से खेती होती थी और उसके द्वारा किसान अपनी फसलें उगाता था, जिसमें कोई ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। किंतु अब नई नई खेती आई है, जमीन का टेस्टिंग भी कराते हैं किसान और जमीन के जो केंद्रीय तत्व होते हैं उसके अनुरूप खेती की फसलें बोई जाती है। इतना ही नहीं, नई नई फसलों को उगाने के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है और नई फसलों के प्रति विधायक मनोभाव विकसित हुआ है। तो यह शिक्षा का ही प्रभाव है। यही नहीं, स्कूल कॉलेज में होने वाली शिक्षा के अलावा प्रवृत्तियों का विस्तार बढ़ते धीरे धीरे बालकों और माता पिता में भी केवल पुस्तकीय ज्ञान के बदले बालकों के सर्वांगी विकास के लिए विविध प्रकार की प्रवृत्तियों में भाग लेने के लिए विधायक मनोभाव विकसित हुआ है। यही नहीं, माँ बाप अपने बच्चों को किसी न किसी प्रकार की एक या अधिक प्रवृत्ति में भी अपने बच्चों को तैयार करते दिखाई देते हैं। यानी कि शिक्षा के अलावा की प्रवृत्तियों के विषय में अभिभावकों के मनोभाव में जो परिवर्तन आया है, यह शिक्षा का ही प्रभाव है। मनोभाव परिवर्तन की दूसरी रीति है प्रचार। प्रचार शिक्षा का प्रभावशाली माध्यम है। प्रचार के प्रभावशाली होने में समूह माध्यमों की भूमिका भी बढ़ गई है। प्रचार किसके द्वारा होता है, कौन से समूह में होता है, कौन से माध्यम से होता है, ये सब बातें मनोभाव में परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। प्रचार में उपयोग में लिए जाने वाले सूत्र भी मनोभाव को परिवर्तन करने के लिए प्रभावशाली होते हैं। जैसे कि जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हम दो एक हमारा एक, इस सूत्र के द्वारा प्रचार को प्रभावशाली बनाया गया था। वर्तमान समय में कोविड-19 के दौरान भी जन जागृति के लिए मास्क न हो तो टोकेंगे, कोरोना को
रोकेंगे। इस सूत्र के द्वारा भी कोरोना के प्रति जनजागृति के प्रचार को प्रभावशाली बनाया जा रहा है। इस प्रकार प्रचार भी एक प्रकार की शिक्षा है और प्रचार के माध्यम से भी मनोभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है। मनोभाव परिवर्तन की तीसरी रीति है समूह चर्चा। समूह चर्चा में पारस्परिक अंतरक्रिया का महत्व है, जिससे विचारों का विनिमय होता है और जो लोगों के मनोभाव को परिवर्तन करने में सहायक होता है। दो विपरीत मनोभाव वाले समूह के लोगों के बीच पारस्परिक चर्चा विचार द्वारा विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया से मनोभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर बार यही होता है कि एक समूह के सदस्य दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते और इसी वजह से एक दूसरे के प्रति दुर्भाव होता है। जब वे लोग बार बार साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो एक दूसरे के प्रति जो मनोभाव गठित हुए हैं उसमें परिवर्तन संभव हो सकता है। अपने देश की बात करें तो भारत देश आतंकवाद की पीड़ा का काफी सालों से शिकार होता चला आया है। अलग अलग देशों के नेताओं के साथ भारत लगातार चर्चा विचारणा करता रहा। परिणाम स्वरूप दूसरे देश भी भारत को आतंकवाद से लड़ने के लिए सहायक होने लगे हैं और आतंकवाद के प्रति विश्व के देशों के मनोभाव में परिवर्तन हुआ है। मनोभाव परिवर्तन की चौथी रीति है कानून। दोस्तों, मनुष्य अनुभव, समझ या चर्चा के द्वारा जब मनोभाव में परिवर्तन करने के लिए तैयार न हो, तब कानून मनोभाव में परिवर्तन करने के लिए प्रभावशाली साधन बनता है, क्योंकि मनुष्य किसी भी तरह से मानने को तैयार ही न हो अपने मनोभाव को बदलने के लिए, तब उसके मनोभावों को कानून द्वारा बदला जा सकता है। भारत जैसे विविधता में एकता रखने वाले देश में अभी भी बहुत से ऐसे परंपरागत रूढ़िचुस्त रीति रिवाज हैं जिनमें लंबे समय से परिवर्तन की प्रक्रिया जारी होने के बाद भी उसमें प्रभावशाली परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। ऐसे संयोगों में कानून के द्वारा ही लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है। उदाहरण द्वारा बात करें तो 2016 में स्त्री पुरुष समानता अधिकार का कानून बना और उसके द्वारा स्त्रियों को भी सबरीमाला जैसे मंदिरों में प्रवेश मिला। यही नहीं, स्त्रियों के प्रति लोगों के जो मनोभाव थे उसमें परिवर्तन आया। दूसरा उदाहरण दूं तो स्त्री भ्रूण हत्या के विरुद्ध कानून बना और उसके द्वारा गर्भ में बच्चे का लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध माना गया। इससे यह हुआ कि लड़कियों के प्रति लोगों के मनोभाव में परिवर्तन आया। इस प्रकार शिक्षा, प्रचार, समूह चर्चा एवं कानून द्वारा मनोभावों में परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर भी बहुत से समाजों में अभी भी ऐसे कितने ही निषेधक मनोभाव है जिनमें परिवर्तन लाना आवश्यक है। बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी उनमें परिवर्तन आया नहीं है। तो मनोभाव परिवर्तन में अवरोध कौन सी चीजें बनती हैं? ऐसे कौन से परिबल है जो मनोभाव परिवर्तन में अवरोध उत्पन्न करते हैं? आइए उसकी बात करते हैं। दोस्तों, निषेधक मनोभाव में परिवर्तन लाना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक है, किंतु फिर भी अनेक प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी बहुत से ऐसे निषेधक मनोभाव है जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो मनोभाव के परिवर्तन में कितने ही परिबल अवरोध रूप बनते हैं, इसकी वजह से परिवर्तन नहीं होता। तो कौन से परिबल हैं जो अवरोध बनते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पहला तो है मनोभाव की प्रबलता, दूसरा मनोभाव की जटिलता, तीसरा मनोभाव का महत्व, चौथा मनोभाव में आंतर संबंध और पांचवा मनोभाव की उपयोगिता। ये ऐसे 5 मुख्य परिबल है जो मनोभाव परिवर्तन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। पहला है मनोभाव की प्रबलता। हमारे कुछ मनोभाव
इतने लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वह इतना दृढ़ हो गए होते हैं, इतने प्रबल हो गए होते हैं कि उनमें परिवर्तन कठिन हो जाता है। जैसे कि पश्चिमी संस्कृति का लगातार प्रभाव हम पर पड़ने के बावजूद भी हमारी भारतीय परंपरा की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आमूल परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि हमारा जो पहनावा है, हमारा खान पान है, हमारे रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं, उसमें आमूल परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि ये इस तरह से हमारे भीतर दृढ़ होकर बैठे हुए हैं कि इन्हें सरलता से परिवर्तित किया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे मनोभाव बहुत प्रबल होते हैं। यानी कि मनोभावों की प्रबलता मनोभाव परिवर्तन में अवरोध उत्पन्न करती है। दूसरा है मनोभाव की जटिलता। मनोभावों के गठन की जो प्रक्रिया है वह जटिल है, क्योंकि किसी भी मनोभाव के गठन में कोई एक ही परिबल जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि बहुत से परिबलों के प्रभाव से मनोभाव का गठन होता है। ऐसे जटिल मनोभावों में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह इतनी प्रभावशाली नहीं होती। भारतीय समाज में बाल विवाह, दहेज, जाति व्यवस्था जैसे रीति रिवाज सामाजिक जटिलता के कारण आज भी नहीं बदले हैं। इन सबको दूर करने के अथक प्रयत्नों के बावजूद भी इनकी जटिल मान्यताओं के कारण ही ये कुप्रथाएं आज भी समाज में जैसी की तैसी है, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है। यानी कि मनोभाव की जटिलता भी मनोभाव परिवर्तन में अवरोध उत्पन्न करती है। तीसरा है मनोभाव का महत्व। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुओं एवं व्यक्तियों का महत्व होता है, और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए ही सामने वाले व्यक्ति से व्यवहार करता है। उदाहरण स्वरूप बात करें तो हमारे जीवन में हमारे किसी खास मित्र का इतना ज्यादा महत्व है कि उस मित्र की आवश्यकता अनिवार्य है, उसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। तब उस व्यक्ति की हजार गलतियां होने पर भी उसके प्रति हमारे मन में निषेधक मनोभाव कभी भी विकसित नहीं होता, और हम अपनी मित्रता उससे कभी भी तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे जीवन में उसका महत्व है। चौथा है मनोभाव में अंतर संबंध। कई मनोभाव जटिल होने के कारण संपूर्ण स्वतंत्र होने के बदले एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, और इस प्रकार एक दूसरे से अंतर संबंधित मनोभावों को परिवर्तन करना कठिन होता है, क्योंकि अंतर संबंध से एक दूसरे के प्रति मनोभाव दृढ़ बनते हैं। उदाहरण द्वारा समझे तो जैसे कोई युवक या युवती अपनी ही जाति, धर्म या अपनी ही संस्कृति वाले किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तथा एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, किंतु फिर भी वे लोग प्रेम विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता जहां चाहेंगे, माता पिता जिसे खोजेंगे, उसके साथ ही उसकी शादी हो सकती है। ये सामाजिक व्यवस्था है, किंतु फिर भी प्रेम विवाह के बारे में जो मनोभाव है उसको परिवर्तित करने में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मनपसंद व्यक्ति के साथ जो प्रेम है उस मनोभाव के साथ साथ जाति, धर्म और संस्कृति के साथ जुड़े हुए बातें भी विधायक प्रबलन उत्पन्न करते हैं। यानी कि जिससे प्रेम है वह व्यक्ति तो मनपसंद है ही, साथ में वह जाति, धर्म और संस्कृति में भी हमारे समान है, तब तो विवाह हो ही सकता है। यानी कि इसके प्रति जाति, धर्म, संस्कृति का जो मनोभाव है उनका अंतर संबंध है, और इसीलिए इस प्रेम विवाह के प्रति मनोभाव में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि मनोभावों का अंतर संबंध भी मनोभाव परिवर्तन में अवरोध उत्पन्न करता है। पांचवा और अंतिम है मनोभावों की उपयोगिता। कुछ व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, दुर्घटना या घटना के प्रति व्यक्ति के मनोभाव किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी और कारगर हो तो उसमें परिवर्तन
नहीं हो सकता, क्योंकि आवश्यकता के लिए पोषक हों तब मनोभाव की जो उपयोगिता है वही मनोभाव में परिवर्तन लाने में अवरोधक बनती है। उदाहरण के रूप में बात करें तो कोई धर्मगुरु, राजनीतिक पक्ष या विशिष्ट व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा या स्थान दिलाते हो या चुनाव जिताने में मददरूप होते हो तो उनके प्रति मनोभाव बदलते नहीं हैं। वह व्यक्ति किसी धर्मगुरु या राजनेता के विषय में सत्य जानकारी प्राप्त करता है, बहुत से उसके रहस्य वो जान लेता है, फिर भी उसके प्रति अपना विधायक मनोभाव बदलने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति की उसके जीवन में उपयोगिता है। तो ये हुई मनोभाव के गठन को प्रभावित करने वाले परिबलों की बात और मनोभाव परिवर्तन में अवरोध उत्पन्न करने वाले परिबलों की बात। अगले वीडियो में हम पूर्वग्रह के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।